स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट एंड मैन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी चैप्टर नंबर 14 की कंटिन्यूटी वाला लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करनी है कि ट्रांसपोर्ट एंड मैन किस तरह से होता है। बेसिकली वो मैंने बताया पहले आपको कि भाई हमारे पास ब्लड एज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है। और बेसिकली ब्लड है क्या? ब्लड आप लोग जानते हैं कि ब्लड इज़ डिफाइंड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। सही है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आगे ये भी कहा जाता है कि ब्लड एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। सही है भाई, ब्लड जो है वो क्या है? एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो जब बच्चों हमने ये कहा कि ब्लड जो है एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, या चलें कंपोनेंट से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता चलूँ कि या तो चलें ठीक है, हम इसके कंपोनेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड के अंदर ना दो चीज़ें मौजूद होती हैं बच्चों। ब्लड के अंदर मौजूद हैं सेल्स और ब्लड के अंदर मौजूद है प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, तो जो अगर हम बात करते हैं ना प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा इज़ अ कलरलेस ब्लड। ठीक है, और कलरलेस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। इसके अंदर मौजूद होता है प्रोटीन, ठीक है, और इसके अंदर मौजूद होता है वाटर। ठीक है। अच्छा, जो वाटर मौजूद होता है ये तकरीबन 95%, अगर प्लाज्मा को 100% कंसिडर करूँ तो 90 और 95% तो उसमें पानी ही है सिर्फ, बाकी 10% दूसरी सब्सटेंसेस मौजूद हैं। याद रखिएगा कि जो सेल की क्वांटिटी है टोटल वो है 45% और प्लाज्मा की क्वांटिटी ब्लड के अंदर 55% होती है। तो ये हमने एक जनरल बात कर ली। अच्छा, प्रोटीन में अगर हम बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये तो चलो हमने जनरल बात कर ली। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर व्हाट इज़ सीरम। तो सीरम की डेफिनेशन ये बताया जाता है कि प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज़ कॉल्ड सीरम। तो बच्चों ये तो हमने चलें एक एवरेज की कुछ बातें बता दी कि प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज़ कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा में से अगर आपने प्रोटीन को माइनस कर दिया तो उसको हम नाम देते हैं सीरम। अच्छा, अब अगर यहाँ पे बात आती है सेल की, तो सेल की डेफिनेशन ये बताई जाती है दैट इज़ कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, PACKED, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, PCV यानी कि इसको कहा जाता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट बच्चों, जब भी कभी आपको ब्लड रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिले इंशाल्लाह, तो इसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा कि वहाँ पे हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम वगैरह लिखा हुआ होगा। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स की डेफिनेशन में बताया जाता है कि हमारे पास बेसिकली तीन तरह के सेल्स मौजूद हैं। ठीक है ना। पहला होता है दैट इज़ कॉल्ड द इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। तीसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड बच्चों थ्रोम्बोसाइट। तो तीन तरह के सेल्स मौजूद हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स की डेफिनेशन में बताया जाता है बच्चों कि हमारे पास ये RBCs मौजूद होते हैं। ल्यूकोसाइट्स की डेफिनेशन में बताया जाता है कि बच्चों ये हमारे पास WBCs होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है ना। अब हम इनकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते चलते हैं और इनको आगे पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पे इनकी बात करते हैं तो इनकी बात करते वक्त बताया क्या जाता है, तो ज़रा समझिएगा बच्चों। बहुत बेसिक बात है। अगर RBCs की बात की जा रही है तो बच्चों दैट इज़ RBCs जो है तकरीबन अगर मैं इन तमाम सेल्स को 100% कंसीडर करूँ तो बाकी जो यूँ समझ लें कि 90% सेल्स में RBCs मौजूद होता है। ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स मौजूद है। अच्छा, इन रेड ब्लड सेल्स के बारे में क्या पता है आपको? भाई ये बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, बाइकॉन्केव होता है और इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस मौजूद होता है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? तो मेरा जब मैंने गैस एक्सचेंज आपको पढ़ाया था तो उसका एक दफ़ा जाके लेक्चर दोबारा देखिएगा कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और बेसिकली एक इसमें ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बेसिक हमने बातें कर ली। तो बेसिक बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया। और इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज़। कहाँ बनता है बच्चों? ये बोन मैरो बनता है। डेथ कहाँ होती है? इसकी जाके स्प्लीन में होती है। सारी बातें हमने RBCs के बारे में कर ली। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं WBCs की, तो WBCs जो होते हैं ये हमारे पास, अच्छा RBCs जो होते हैं ना A न्यूक्लिएटेड होते हैं। हसरत तो थी कि आप लोगों को मैं लाइव लेक्चर्स लेता। लाइव लेक्चर का मतलब ये था कि फ़िज़िकल क्लासेस हमारी स्टार्ट होती तो बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करके करता।
क्योंकि वही बात है कि जब इंटरेक्टिव सेशंस नहीं होते बच्चों, तो फिर अगर एक एंगल से एक एंड से पढ़ाया जाए तो फिर तो पढ़ाया ही जाता रहता है। तो आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है इस तरीके से, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि मुझे करना पड़ रहा है। और अगर इंतज़ार करूँगा खुलने का तो हमारी सेंट गवर्नमेंट का कुछ मालूम नहीं कि, हालांकि मेरी बहुत हसरत है कि मैं जैसी सब बेहतर हो तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बुलाऊँ, क्लास के अंदर पढ़ाऊँ। इससे बेहतर ये होगा कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं क्लास के अंदर, आपके सवालात, मेरे सवालात आपसे। बट अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला जो करता है बेहतर ही करता है, क्या पता घर में बैठ के आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा हो। तो खैर, WBCs की बात आ रही है कि WBCs जो हैं वो भी हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई कम होते हैं RBCs से, ठीक है ना। और ये कहाँ होते हैं, कहाँ फॉर्म होते हैं बच्चों? बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहता है गूदे को, सही है ना। स्प्लीन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। थाइमस के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ फॉर्म होता है। और लिम्फ नोड्स में, इन सब जगहों पे मौजूद है। और क्या है बेसिकली बच्चों, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो हमने ये बात कर दी कि भाई दे आर सोल्जर। इनकी लाइफ स्पैन कितनी है बच्चों? 20 से 30 घंटे तक, उसके बाद मर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकी फिर डिटेल डिस्कशन अभी हम करते हैं, अभी सर हम बेसिक बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स तो बेसिकली हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं? बेसिकली दे आर नॉट सेल, दे आर द सेलुलर फ्रैगमेंट। सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट कहते हैं हिस्से को, कोई भी एक हिस्सा ही है, सेलुलर फ्रैगमेंट, सही है। और ये भी कहाँ? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। और क्या करते हैं? हेल्प्स इन क्लॉटिंग, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये सब है। फंक्शन ऑफ ब्लड आपको पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है हमारे पास। और जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि और क्या क्या होता है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, सही है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी हीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोटेक्शन है अपनी खुद लॉस होने के लिए, क्योंकि क्लॉट हो जाता है इसके अंदर, ये एबिलिटी मौजूद है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। अच्छा, ब्लड डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर हम बात करते हैं ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, बच्चों देखें, अगर मैं ब्लड डिसऑर्डर की बात करता हूँ ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड डिसऑर्डर? देखें, ब्लड डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। एक होता है दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया, एक होता है दैट इज़ कॉल्ड थैलेसीमिया। अब सवाल आता है सर, व्हाट इज़ ल्यूकीमिया एंड व्हाट इज़ थैलेसीमिया? ल्यूकीमिया जो होता है ना, बेसिकली एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो कि फैले, यानी उसी बंदे में फैले, कैंसर है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या होता है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBCs काउंट। तो WBCs काउंट एबनॉर्मली अगर बढ़ जाए तो ये होता है ल्यूकीमिया, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है, किडनी फेलियर के चांसेस, लिवर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है इसके अंदर, ठीक है ना। और क्या होता है कि बेसिकली ये किस वजह से, ये क्योंकि म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, या इसको आप कह रहे हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ होता है क्या है, ये म्यूटेशन हो जाती है, चाहे म्यूटेशन वायरस की वजह से, जेनेटिकली भी होती है, रेडिएशंस की वजह से भी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये ल्यूकीमिया की बात है। अगर हम थैलीसीमिया की बात करते हैं तो ये इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट होती है ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन बहुत ख़राब हो जाती है, नहीं हो पाती, ठीक है। तो यही चीज़ है।
यहाँ पे होता ये है कि जिसमें दो तरह के होते हैं, थैलेसीमिया मेजर, ठीक है, और होते हैं थैलेसीमिया माइनर। एक कंडीशन होती है अगर दोनों जीन, हर किसी के दो जीन्स होते हैं ना, याद है आपको, ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 फैक्टर फॉर ईच ट्रेट, ये मेंडल्स ने कहा था। तो 2 फैक्टर्स तो दोनों जीन के ऊपर होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द होमोजाइगस, ये मेजर होता है। और अगर माइनर है तो वो हेट्रोजाइगस होगा, एक जीन के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। क्या इसका ट्रीटमेंट है भाई? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादा बच्चा ज़िंदा रह नहीं पाता है, क्योंकि देखें बार बार अगर ब्लड चेंज होगा ना, वही बात है, रिमोट के अंदर बार बार सेल डालें निकालें तो रिमोट एक वक्त पे ख़राब हो जाएगा आके, तो वो यही चीज़ है। तो ये चीज़ें हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर। अच्छा, इसका क्या है? इसकी भाई वही कीमो रेडियो जो कैंसर की होती है, कीमोथेरेपी करते हैं और रेडियोथेरेपी कर रहे होते हैं। अगर जेनेटिक है, ये इनहेरिटेडली आया है ये ल्यूकीमिया, तो फिर भाई जीन ट्रांसप्लांट, या वो क्या होता है वो जिससे आप कह रहे होते हैं ना, एक मैकेनिज़्म होता है ना, या ज़बरदस्त सा नाम है उसका, कि जो है वो पता नहीं, मैं भूल गया, एक अच्छा सा नाम है, आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गया। तो वो किया जाता है, यानी जीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है उसमें, ठीक है। चलें, खैर, ये तो हमने किसकी बात की बच्चों? ये हमने बात कर ली है बेसिक डिसऑर्डर ऑफ ब्लड की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ह्यूमन हार्ट। अच्छा, तो बच्चों अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ ह्यूमन हार्ट, उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है बच्चों। आपको पता है हार्ट इज़ डिफाइंड एज अ मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है ना। तो हार्ट क्या है बच्चों? एक मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन है, पम्प करता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, कवरिंग क्या होती है बच्चों इसकी? दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। उसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है बच्चों? ये हमने कहा बेसिकली कहाँ मौजूद होता है, लोकेशन आपको पता है, बिहाइंड स्टर्नम, इन बिटवीन लंग्स, विद इन rib cage, in an oblique manner, tilted towards left. क्या कहते हैं? Heart is present behind the sternum, in between lungs, in an oblique manner, within a rib cage, in an oblique manner, tilted towards left. बेसिकली देखिए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ होती है हार्ट की फिजियोलॉजी, एक चीज़ होती है हार्ट की एनाटमी। आपने ना इसमें दोनों चीज़ें पढ़नी है, एनाटमी भी देखनी है, फिर फिजियोलॉजी भी देखनी है। तो पहले हम हार्ट की एनाटमी पढ़ते हैं। सही, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनाटमी ऑफ हार्ट। व्हाट इज़ एनाटमी ऑफ हार्ट? तो एनाटमी ऑफ हार्ट में बताया जाता है कि भाई हार्ट जो है वो कोनिकल शेप है,
या आप इसको मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। अच्छा, और 4 चैम्बर हैं, ठीक है। इसी तरीके से जिसमें कहा जाता है कि ये कहा जाता है 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल, सही। अच्छा, थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि आपको ना एक चीज़ मैं ख़ुद बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, ये है कि भाई ये देखें, ये हमारे पास हार्ट मौजूद है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये हार्ट मौजूद है, ठीक है ना, ये पूरा। अच्छा, बोर्ड होता तो मैं मिटा के इसमें कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन खैर अब पेन है तो क्या कर सकते। दिस इज़ द लेफ़्ट साइड, पेशेंट आपके सामने खड़ा हुआ है ना, तो उसका ये लेफ़्ट होगा और उसका ये राइट होगा। तो दीज आर द 2 थिंग्स। अब होता ये है बच्चों के यहाँ पे इधर जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट साइड से, और यहाँ जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये चक्कर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना लेफ़्ट साइड पे जो वेल्व मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड द बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। इस वेल्व को एक और नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व। तो 2 तरह के वेल्व हो गए, वन इज़ बाइकस्पिड वेल्व एंड सेकंड इज़ द मिट्रल वेल्व। और ये दूसरा नाम इसका, और यहाँ 2 तरह के वेल्व नहीं है बच्चों, सॉरी मैं जो ना आज नींद में लग रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर पता है, मैं अभी जो टाइम हो रहा है ना, ये कोई 6 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के, तो फजर के बाद मैं बैठ गया आपकी वीडियो बनाने के लिए। खैर, क्योंकि फिर दिन में पूरे दिन टाइम नहीं मिलता। देखें, दिस इज़ द बाइकस्पिड वेल्व एंड द मिट्रल वेल्व, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, जो राइट में होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। याद रखिएगा कि प्रेशर सबसे ज़्यादा इन चारों चैम्बर में इसका ज़्यादा होता है, लेफ़्ट का। लेफ़्ट जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्यों? और सबसे ज़्यादा मस्कुलर भी यही वाला चैम्बर होता है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में जो है ना ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए हाईली मस्कुलर होता है लेफ़्ट एट्रिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल, सॉरी, ठीक है ना, ये बात आती है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि बच्चों दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल को ये सेप्टम सेपरेट कर रहा है। अगर दोनों के दरमियान है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या मौजूद है, एक बात याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे फाइबर्स मौजूद होते हैं जिससे ये आपका अटैच्ड होता है, चाहिए। ये जो फाइबर्स अटैच होते हैं ना बच्चों, उन फाइबर्स को नाम दिया जाता है कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। और यहाँ पे जिससे अटैच होते हैं, यहाँ भी एक मसल मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड द पैपिलरी मसल, दीज आर कॉल्ड द पैपिलरी मसल, ठीक है। और उसके पीछे क्या मौजूद है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स है ना बच्चों सारे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड द एसए नोड, ये मौजूद है यहाँ पे एवी नोड, यहाँ मौजूद है आपके पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ वरना गिच पिच हो जाएगा सारा, ये देखिएगा, ये दैट इज़ कॉल्ड द पुरकिंजी फाइबर्स। तो दीज आर द पेस मेकर, दीज 3 आर द पेस मेकर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने चलें बता दिए कि भाई ये होती हैं कस्प वगैरह की, और इनमें चीज़ें होती हैं, तो ये वेल्व वगैरह मौजूद है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं ना, वो मायोजेनिक होते हैं। मायोजेनिक का मतलब होता है खुद ही जो है वो रिदम को मेंटेन कर रहे होते हैं, खुद ही अपनी रिदम मेंटेन। तो आपने एनाटमी की तो बात कर ली, अब हम बात करने लगे हैं फिजियोलॉजी की, यानी इनकी वर्किंग की। अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, फिजियोलॉजी की, बड़ा आसान सा फिजियोलॉजी, कोई इतने मसले की बात है ही नहीं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल, कार्डियक बच्चों, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो सवाल ये आता है व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर ये बताया जाता है कि भाई इसको
बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? तो कहा जाता है कि भाई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इट्स कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है ना? अच्छा, इस पे फोकस कीजिएगा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो जवाब आना चाहिए सर कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? तो अभी हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सारे। अच्छा, हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट इज स्लप एंड डप, दिस इज हार्ट बीट। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं सिस्टोल ओवर डायस्टोल, इसको कहते हैं सिस्टोली ओवर डायस्टोली, तो वो भी ठीक होता है। सिस्टोली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनीथिंग, और डायस्टोली का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो दिस इज सिस्टोली ओवर डायस्टोली। तो बेसिकली हमने फिजियोलॉजी में अभी बेसिक चीज़ें ये डिस्कस, और उसके बाद जो हार्ट बीट के पंप करने के बाद जो ब्लड बाहर निकलता है ना मेरा बच्चा, जो बाहर निकलने का मतलब ये बॉडी में हो जाता है, हार्ट ने पंप किया ब्लड और बाहर निकला, तो दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अच्छा चलें अब हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखें होता क्या है, मामलात ज़रा समझिए, कठिन मामला है। यहाँ जो बातें समझाई जा रही हैं वो क्या है, वो है अच्छा देखें, वो होता इस तरह से कि आपने कहा अभी ज़रा सुनिए, ये मौजूद है लंग्स। ठीक है, हम डिस्कस करने लगे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डिस्कस कर, सबसे पहला जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है बच्चों, वो क्या होता है? देखिए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके कहाँ आ रहा है? लेफ़्ट साइड ऑफ दैट, सिर्फ लेफ़्ट को फोकस करना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या कहा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन। ठीक है ना, क्लियर? दिस इज द पल्मोनरी वेन। उसके बाद ब्लड इधर जमा हुआ तो क्या होता है? फिलिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम फिल हो रहा है, फिल हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पर प्रेशर, यहाँ वेल्व मौजूद है, दैट वेल्व इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वेल्व। तो एकदम क्या होता है, यहाँ से आना शुरू होता है अंदर, ब्लड जमा होना शुरू हो गया। जैसे ही ब्लड फिल होना शुरू हो गया, सब जमा हो रहा, इतनी देर में एकदम से यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होती है, ऐसे नोड से आती है एवी नोड पर, एवी नोड से प्रकंजी फाइबर्स पर फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आपने कहा इम्पल्स जनरेट्स फ्रॉम, इम्पल्स कैसे जनरेट होती है? इम्पल्स जनरेट हो रही है फ्रॉम ऐसे नोड, ऐसे नोड ना कहें कि सिर्फ पेस मेकर भी कह देंगे ना तो वो भी ठीक है, क्योंकि सारे पेस मेकर्स काम कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ऐसे नोड थोड़ी कर रहा होता, तीनों पेस मेकर हैं, ऐसे नोड, एवी नोड एंड प्रकंजी फाइबर्स। तो वो यहाँ तक आती है और फिर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है कि ये एट्रिया स्क्वीज़ करता है, एट्रिया स्क्वीज़ करेगा, स्क्वीज़ करने के बाद ये खुलता है पूरा, जैसे ये क्या बोलेंगे,
कि बाइकस्पिड वेल्व ओपन होता है। बाइकस्पिड जैसे ही ओपन हुआ सारा ब्लड नीचे, ये आया नीचे, प्रेशर के साथ वापस ऊपर जाता है, इतनी देर में बाइकस्पिड क्लोज हो चुका होता। समझ आई बात? बाइकस्पिड ओपन हुआ, आपने क्या कहा, एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ब्लड रिटर्न मारता है यानी रिटर्न बैक करता है, तब तक क्या क्लोज हो चुका होता है, बाइकस्पिड क्लोज हो चुका होता है। जब बाइकस्पिड क्लोज हो चुका होता है ये हिट करता है इधर, जैसे ही हिट करता है इधर तो क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड की वजह से एक साउंड जनरेट होता है बच्चों, दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड नोन एज लब। सही, दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज़ कॉल्ड लब, वो सॉरी लब। सही है। तो हमने ये बात कर दी कि लब कैसे बनता है बच्चों, जिसको आप कहते हैं कि क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड वेल्व रिजल्ट इन फॉर्मिंग अ साउंड नोन एज लब। ठीक है। अब जो ब्लड है ना, देखें वो ब्लड इस जगह पे मौजूद है, सारा एक्यूमुलेट है, ये खाली हो गया, अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया होगा। ये तो ऊपर वाला कहानी तो यहाँ तक हो गई। अब इसको आगे जाना है किसी तरीके से, ठीक है ना। अब आएगी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बारी। अब आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल ब्लड के करीब आ रहे हैं और करीब आ रहे हैं और आते जा रहे हैं और ये ब्लड कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे निकलना है। ये ऊपर धक्का दे रहा होता है, इधर जा रहा होता है, उसको कोई रास्ता तो मिल ही नहीं रहा होता है कि एकदम से एक रास्ता जा रहा होता है, वो रास्ता ये वाला रास्ता है, दैट इज़ द एओर्टा, दैट इज़ कॉल्ड आर्च ऑफ एओर्टा। लेकिन आर्च ऑफ एओर्टा भी एक वेल्व के थ्रू क्लोज होती है, दैट वेल्व इज़ कॉल्ड द सेमील्यूनर वेल्व और एओर्टिक वेल्व। ये आर्च ऑफ एओर्टा है ना, इसलिए एओर्टिक वेल्व कहते हैं। अब बच्चों ये हो गया। अच्छा, ये तो हुआ। अब जैसे ये होता है तो इसको किसी तरीके से इधर जाना होता है, इधर, तो उसके लिए अंदर प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट उतना प्रेशर जनरेट होता है कि इसको ये खोलते हुए जाती है और तेज़ी से मूव करके बाहर निकल जाती है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र कर देती है। समझ आई बात? तो इसका मतलब क्या होता है, अब आप क्या कहते हैं कि वेंट्रिकल सर्व एज क्लोज चैम्बर, वेंट्रिकल क्लोज चैम्बर की तरह वर्क कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन कहूँ या कह दूँ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल अकर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है कि इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। सही है, इंक्रीज होता है। और बच्चों इसके इंक्रीज़ होने के नतीजे में जैसे ही इंक्रीज़ होना शुरू हो गया ना, तो इसके इंक्रीज़ होने के नतीजे में अब क्या होता है, बहुत आसान है। अब होता ये है, जैसे ही इंक्रीज़ हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, आहिस्ता बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने की वजह से ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वेल्व, जैसी बच्चों ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वेल्व होती है, यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड आता है, दैट इज़ कॉल्ड डब।
फर्स्ट हार्ट साउंड आया था लब, सेकेंड हार्ट साउंड डब, एंड दिस हार्ट साउंड्स कब तक रहता है ये 0.8 सेकेंड तक। इसमें जो टाइम लगता है ना हार्ट साउंड में 0.8 सेकेंड लगता है। कहते हैं वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, ठीक है ना, एंड लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो अक्सर कभी ऐसा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि लब का साउंड आता है, और जब लब का साउंड कैसा आता है, जैसे ही लब का साउंड आता है इस पे हिट करने पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये वेल्व क्लोज ही नहीं हो पा रहा होता, तो जो लब आता है ना तो कुछ ब्लड ऐसा इस तरह से ऐसा निकल जाता है, यानी इसको ऐसे क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे क्लोज हुआ होता है, ये टेढ़ा सा। तो ये तो ऐसे जाके ब्लड लगेगा तो नहीं जा सकेगा इधर से, लेकिन जब ऐसे जाके लगेगा ना ब्लड तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड ऊपर चले जाएगा, तो एक हिजिंग साउंड आ जाएगा। तो कभी लब के साथ एक हिजिंग साउंड आता है, हिजिंग साउंड आएगा, और फिर आ जाएगा डब। तो ये कंडीशन कहलाती है बच्चों कार्डियक मर्मर, कार्डियक मर्मर, सही। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है ह्यूमन हार्ट की। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई, ऐसे नोट, ए बी नोट और ये परकंजी फाइबर्स हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, पेस मेकर्स हैं। कुछ आर्टिफिशियल पेस मेकर भी आता है जो पेस जनरेट करते हैं हार्ट का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ बच्चों, वो और क्या होती है कि ना, याद रखिएगा यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे नोट से, यानी इधर ए बी नोट तक जो इम्पल्स ट्रेवल कर रही होती है ना, उसमें डिले आता है 0.15 सेकेंड का। याद रखिएगा, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है। अच्छा, एक कंडीशन होती है जिसको आप कहते हैं ब्लू बेबीज। हार्ट से रिलेटेड सारी बातें अभी बता रहा हूँ बच्चों में, यानी मैंने हार्ट बनाया ना, देखिएगा ये मैं किसका हार्ट बना रहा हूँ, ये मैंने हार्ट पता है किसका बनाया, ये मैंने एक बच्चे का हार्ट बनाया, क्योंकि हार्ट मदर बॉडी के अंदर बच्चा होता है तो यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड होता है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड होता है, तो ब्लड मिक्स कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना तो यहाँ एक होल जो है वो बंद हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई ये जो दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर मूव कर रहा होता है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड मूव कर रहा होता है, तो मिक्स हो जाता है ब्लड। लेकिन कभी कभी जैसे बच्चा पैदा होता है तो ये क्लोज हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये क्लोज नहीं हो पा रहा होता, तो यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अब वो एडल्ट की तरह काम, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह काम करेगा ना, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड मूव करेगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड मूव करेगा, एंड दे शुड गो सेपरेटली, मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस सुराख की वजह से यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है, वो सॉरी मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में मिक्स हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर मसला क्या आता है, यहाँ मसला ये आता है कि मिक्स ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैलता है बच्चे की, और जो है वो ब्लू कलर बॉडी का हो जाता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू बेबीज़, जैसे कहते हैं हम साइनोसिस, क्योंकि पेटेंट कहते हैं खुला हुआ, डक्ट कहते हैं एक हिस्से को, आर्टरियोसिस कहते हैं एट्रिया के अंदर, तो कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस भी कहते हैं, या एट्रिया सेप्टम डिफेक्ट, सेप्टम कहते हैं बीच का पर्दा जो है ना, ये पर्दा, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसे कहते हैं एट्रिया के सेप्टम का डिफेक्ट है या वेंट्रिकल के सेप्टम का डिफेक्ट है, सही है। तो बच्चों ये हमारे पास तमाम बातें हमने डिस्कस करी। अब जो बात मैं आपको कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपका ये वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊँगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके आगे मैं अभी एक चीज़ रख रहा हूँ, वो क्या है, वो है ये कि इस चैप्टर में हमारे पास बाकी हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना, हमारे पास बाकी हैं इम्यूनिटी, और हमारे पास बाकी हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, CVDs। तो ये एक ही वीडियो के अंदर सब निमट जाएगा, उसकी परेशानी की बात नहीं है। रही बात किसकी, रही बात इसकी कि भाई मैं आपके फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के चैप्टर्स को पहले बताता चलूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो। सेकेंड ईयर में आपके पास 9 और 10 के चैप्टर्स ये बाकी हैं बस, ठीक है ना, मेरे ख्याल से। अगर इसके अलावा कोई बाकी हैं तो आप बता दें, और 7 भी आई गेस, हाँ, इसके अलावा अगर कोई बाकी हैं तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे मुझे बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि बच्चों इसमें ना ये ट्रांसपोर्ट में ना ब्लड वेजल्स दी हुई, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, इसके बारे में आप पढ़ लेना बस, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है आपके चैप्टर जो बाकी हैं वो बाकी हैं चैप्टर नंबर 9
और चैप्टर नंबर आई है 7। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर बाकी हैं तो मुझे बता दीजिएगा। 1 नहीं कराऊंगा मैं फर्स्ट ईयर का, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है। इसके अलावा ये 5 चैप्टर मेरी डिक्शनरी में बाकी हैं, यानी हमने 22 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 5 चैप्टर बाकी हैं। तो बायो का कोर्स बहुत बड़ा है, छोटा कोर्स नहीं होता बच्चों, तो ज़रा देख लीजिएगा। तो ये मेरे नज़र में 5 चैप्टर बाकी हैं, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ। अगर नहीं करा है, हो सकता है कि मैं मुझसे गलती हो रही, कोई चैप्टर मिस हो रहा है, तो उसमें पैनिक करने की बात नहीं। यार सर ने तो बताया नहीं, ये फलाना ढिमकाना सर ने कह दिया, मैंने पढ़ा दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैंने 5 चैप्टर बोले हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर एक और चैप्टर भी आपने 14 नहीं पढ़ाया, तो मैं देख लूँगा भाई। अगर सर आपने 10 नहीं पढ़ा है, मैं देख लूँगा। सर आपने जो है वो 2 नहीं पढ़ा है, तो मैं देख लूँगा। सर 3 नहीं पढ़ा है, तो मैं देख लूँगा। लेकिन ये है कि तरीके से आप मुझे बोल देना, मैं आपको ये चीज़ें करके दे दूँगा। इसमें परेशानी की और पैनिक की कोई बात नहीं है। सही है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।